हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होम एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्रैश कोर्स फॉर 12th बोर्ड एग्जाम। इसमें हम लोग अपने 12th के सारे चैप्टर्स को फिनिश करने वाले हैं जस्ट विद इन 2 आवर्स। सिर्फ 2 घंटे में हर चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। इस लेक्चर के हर चैप्टर के आप पूरे लेक्चर को देखें, यू श्योरली गेट बेटर मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। स्टार्ट किया जाए। तो आइए देखिए, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे गुलाबी, मेरे रेनबो। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके साथ? चार्ज के साथ। किसके साथ? चार्ज के साथ, क्योंकि हम लोग को पूरे 12th क्लास में पढ़ना मेनली चार्ज ही है। तो हम लोग सबसे पहले चार्ज का छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? तो देखिए, चार्ज क्या होता है? एक ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल का जिसके कारण वो क्या करे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसी को क्या बोलना है? चार्ज। एक बार फिर से मैं बोल लेता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलना है? एक ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल का जिसके कारण वो क्या करे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स महसूस करे, उसी को क्या बोलना है? चार्ज। क्या याद में आ गया? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, फिर भी ना समझ में आया फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, फिर भी ना समझ में आया याद कर लो बाबू। अब समझने का समय नहीं रहा, अब समझने का समय नहीं रहा, तो जल्दी से नोट करते हैं। कॉपी कलम निकालिए, डेफिनेशन नोट करिए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो याद नहीं कर पाएंगे रिवीजन के टाइम पे। तो नोट्स बनाइए जल्दी जल्दी। लिखे स्टेटमेंट, चलो देखो। तो देखिए, ये अपने पास एक डेफिनेशन हो गया चार्ज के बारे में। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय विच ड्यू टू विच एनी पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, याद करना आपको। अब छोटी सी एक बात और हम लोग याद रख लेते, चार्ज होता कितने तरीके का? बताओ आप लोग जल्दी से, जल्दी बोलो, चार्ज कितने तरीके का होता है? हाँ बोलो, कितना? हाँ ठीक है, प्रोटॉन एक होता है, फिर हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, फिर अरे भाई, न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल इज द कॉम्बिनेशन, न्यूट्रल इज द कॉम्बिनेशन। अगर किसी भी पार्टिकल के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव आ जाए, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव आ जाए, तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल इज नॉट अ चार्ज, न्यूट्रल इज नॉट अ चार्ज। ठीक है, तो आपको याद रखना, चार्ज 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा चार्ज? एक होता है पॉजिटिव एंड दूसरा होता है नेगेटिव। दूसरा होता है नेगेटिव, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर पाया जाता है? प्रोटॉन्स के ऊपर। और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। एंड न्यूट्रल किसके पास पाया जाता है? न्यूट्रॉन के ऊपर। उसके पास कोई चार्ज नहीं है, वो एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल में पाए जाएंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज किस पे पाया जाएगा? प्रोटॉन्स के ऊपर। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। याद रखना है आपको, और चार्ज का वैल्यू भी याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो आपको याद भी रखना है चार्ज का वैल्यू। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको भी स्मॉल ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है उसको भी स्मॉल ई से लिखते हैं, एंड वैल्यू भी बराबर ही होता है, बस साइन का अंतर है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, एंड इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज माइनस 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन भी याद रख लीजिए आप। प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज 1.67 10 to the power minus 27 kg, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप याद ही रख लीजिए, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ओके जी, kg। चलो हो गया क्या? हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन भी याद रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद रखना है, और न्यूट्रॉन पे होता है, उस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, मिटाए। चलो मिटाते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोग को थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाना है। एक बात आपको यहां पे समझ में आ गया कि प्रोटॉन के पास मास भी है, चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास भी है और चार्ज भी है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? मास है। न्यूट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? मास है, चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि मास तो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि न्यूट्रॉन के केस में, जैसे मास और चार्ज, ये 2 एस्पेक्ट आ गया अपने पास आज। तो मास किसके पास है? प्रोटॉन के पास है, और चार्ज भी है प्रोटॉन के पास। ठीक है भैया, मास इलेक्ट्रॉन के पास भी है और चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के पास है। बहुत बढ़िया, दोनों है इसके पास। एंड न्यूट्रॉन के पास तो मास है, बट यहां पे खुपाच, खाली, चार्ज नहीं है। इसका मतलब मास जिसके पास है, चार्ज भी उसके पास, मतलब चार्ज जिसके पास है मास होगा ही होगा।
जैसे यहाँ पे चार्ज है तो मास होगा, चार्ज है तो मास होगा, लेकिन चार्ज नहीं है फिर भी मास हो सकता है। यानी मास अकेले एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन चार्ज अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज आएगा तो मास भी आएगा। गॉट माय पॉइंट? चार्ज अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है बट मास अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मैं आई एम ए बॉडी, मेरे पास मास है बट मेरे पास कोई चार्ज नहीं है, यानी मास अकेले एग्जिस्ट कर रहा है बट उसके पास चार्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चार्ज अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि जहां पे भी चार्ज आएगा वहां पे मास आ ही जाना। याद रहेगा बात? इस बात को जल्दी से नोट करते हैं बिना देरी किए हुए, जल्दी नोट किया जाए। जल्दी नोट कर लीजिए इस बात को। हो गया नोट? क्या रफ्तार पागल वाली होनी चाहिए, एकदम तेज रफ्तार, क्योंकि 2 घंटे में खत्म करना पूरे चैप्टर को। चलो हो गया, आगे बढ़े, मिटाए, चलो मिटा दे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास एक टर्म आने वाला है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। डेफिनेशन भी याद रखना है, उस पर क्वेश्चन भी एक दो मैं बता दूंगा, आपको याद करने का, ठीक है। आइए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया कॉन्सेप्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसका स्टेटमेंट भी हम लोग नोट कर लेंगे। हालांकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, याद रहेगा। तो देखिए बात क्या है, हम लोग को चार्ज आता कैसे किसी बॉडी के ऊपर, उस पर बात करना है। जैसे थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का आपको आइडिया होगा है ना, केमिस्ट्री में होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसी पे तो खेलते रहना, पूरा साल खत्म हो जाना है ना। तो देखिए आपको मालूम होगा जैसे सोडियम, कौन सा सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख लिया होगा 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6 एंड 3s1। अब ये क्या स्टेबल नहीं है, ये क्या स्टेबल नहीं, आपको केमिस्ट्री में आइडिया होगा। अगर ये अपना इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो क्या होगा, क्या ये स्टेबल हो जाएगा। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो पहले इसके पास कितना था, 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन था। देखिए 2 4 6 10 और 11। लेकिन आफ्टर लॉस करने के बाद हुआ क्या, प्रोटॉन तो उतना ही है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है ना, वो प्रोटॉन तो उतना ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या, एक प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, एक चार्ज आ गया। तो हम लोग इसीलिए लिखते हैं क्या, Na+, मतलब हम लोग जानते हैं सर, हाँ बिल्कुल वही बात है। देखिए मैग्नीशियम पे 12, अगेन इसका भी अगर लिखिएगा तो आपको पता चलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2। यानी इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना, क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा। लॉस करने से पहले शुरू में क्या था, 12 प्रोटॉन और 12 ही इलेक्ट्रॉन भी था, लेकिन लॉस करने के बाद आफ्टर लॉस हुआ क्या, इसके पास 12 प्रोटॉन लेकिन 10 ही इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन लेकिन 10 ही इलेक्ट्रॉन। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है देखिए 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गया, यानी कि इस बार 2+ आने वाला है। तो आपने ऐसा पढ़ा होगा Mg2+ केमिस्ट्री में अपने, है ना। यानी कि अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज लाना है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। अब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी नहीं निकालेंगे। आधा इलेक्ट्रॉन कभी केमिस्ट्री में आज तक निकाले क्या, तो फिजिक्स में क्यों निकालेंगे। यानी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यानी चार्ज आएगा या तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, या 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, या 3 या 4 या 5, या बात समझ गए ना। नेगेटिव वाला देखना चाहते हो देख लो, हम क्लोरीन ले लेते हैं, 17 होता है ना इसका, क्लोरीन का कितना होता है 17, याद है ना एटॉमिक नंबर, नहीं याद है तो याद कर लो भाई, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। तो क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए इसके पास क्या 7 इलेक्ट्रॉन का है आउटर मोस्ट शेल में, या तो ये 7 लॉस कर दे या एक गेन कर ले। हालांकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये लॉस नहीं करेगा, गेन करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जितना खर्च होता है एनर्जी का, उतना ही एक को लॉस करने में भी होता है। तो 7 को लॉस करना ज्यादा खर्च वाला काम है, इससे बेहतर एक गेन कर लिया जाए। बट कितना वैल्यू होता है उसको लॉस या गेन करने का, ये आप नहीं जानते होगा। हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में अपने लास्ट में आएगा, क्रैश कोर्स में भी बताऊंगा मैं आपको जम के। तो देखिए है क्या, अगर इसके पास 7 है तो क्या होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। यानी शुरू में क्या था 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन गेन करने के बाद आफ्टर गेन 17 प्रोटॉन लेकिन इलेक्ट्रॉन 18, यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्लोरीन पे चार्ज आ गया माइनस, यानी कि अगर हम समझ 2 लेगा तो 2 माइनस, 3 लेगा 3, जितना लेगा उतना माइनस दे देना, और जितना लॉस करेगा उतना प्लस दे देना। क्या दिक्कत है। यानी इस बात से हमको समझ में आ गया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट हमको चार्ज लाना है, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, इंटीजर होगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। 7/4 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर करेगा वो,
क्या बात समझ में आ गई? गॉट माई पॉइंट? आधा इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर करना, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं करना, 2.5 नहीं करना, इस तरीके से। आगे बढ़ जाए, स्टेटमेंट लिखा जाए। स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए समझा दिया आपको। नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखेंगे, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखेंगे, और फिर भी नहीं समझ में आया याद कर लो बाबू। अब समय नहीं रहा समझने का, अब समय नहीं रहा समझने का। क्या आगे बढ़ा जाए, मिटाया जाए, स्टेटमेंट लिखा जाए? चलो लिखते हैं स्टेटमेंट। देखिए ये अपना स्टेटमेंट हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेज दैट चार्ज ऑन एनी एलिमेंट इज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बात तो आप समझ ही चुके हो। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बराबर प्लस माइनस NE। प्लस कैसे देना, माइनस कैसे देना, ये तो क्वेश्चन में समझ में आएगा। अगर उसने लॉस किया तो प्लस देंगे, गेन किया तो माइनस दे देंगे, ठीक है। एंड NE, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एंड E इज व्हाट, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको याद भी है, याद है ना? तो बोल दो, बिल्कुल सही। तो देखिए Q बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस NE, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? एंड प्लस कैसे देना, माइनस देना कैसे देना, समझ में आ रहा है बात? अगर उसने लॉस किया हो इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा, पॉजिटिव ज्यादा हो गया यानी प्लस चार्ज दे देंगे, गेन किया होगा तो माइनस ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज दे देंगे। और कभी भी 1 2 3 या 4 ऐसे लॉस होगा। क्वेश्चन करके देखा जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, समझ में आ गया तो भी बढ़िया, नहीं समझ में आया तो याद कर लो बाबू, अब समझ नहीं रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उससे मैंने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, बताइए कितना चार्ज आएगा। अब मन में आएगा 10 कैसे निकाल सकते हैं, निकाल नहीं यार, अपने पास एक एलिमेंट है, उसके अंदर के नंबर ऑफ मोल आप निकाल सकते हो, बहुत सारा मोल होगा, हर आइटम ने अगर एक एक तो दिया तो क्या बहुत सारा मोल, 1 करोड़ निकाल सकते हैं, तो 10 ही हम निकाल रहे हैं। चलो कर दो। अगर हमने क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, इफ वी remove 10 electron, then find the charge on the body। चलो निकाल के बताओ जल्दी। कर दिया? अरे भाई जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी से 2 घंटे में खत्म करना है। चलो हो गया क्या? चल देखो 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 देखो, करना क्या, बस हमको करना क्या, Q बराबर NE लगा देना है। Q बराबर NE लगाना, लो भैया Q के बाद N का वैल्यू क्या, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया, E का वैल्यू याद हो 1.6 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा देखिए 10, अच्छा साइन क्या देंगे, प्लस की माइनस। देखिए तो इसमें रिमूव किया है, इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला है, तो क्या इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा, प्रोटॉन बढ़ गया होगा, तो प्लस चार्ज, ठीक है मामला चलेगा। एंड इसको गुना करने से आएगा 16 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, या आप इसको 1.6 10 पे पावर माइनस 18 भी लिख सकते हो कूलम। आंसर खत्म 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 खत्म। छापो छापो छापो, चलिए मिटा रहे, रफ्तार ऐसी पागल हो जाए उस तरीके का रफ्तार रखना एकदम अपने पास। चलो देखो एक और क्वेश्चन करके देखते, ज्यादा टाइम नहीं है, बस जो वैरायटी है हर वैरायटी पे एक क्वेश्चन, बात खत्म, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन है अपने पास क्या है इस बार कि चार्ज का वैल्यू दे देगा आपको क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में आपको क्या बोलेगा, चार्ज दे दिए, बताइए ये चार्ज आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना उस क्वेश्चन को, हम चार्ज का वैल्यू लेते हैं और बताते हैं आपको कैसे करना है, और अगर आप कर पाओ तो बहुत बेहतर। चलो मैं आपको देता हूं पहले करने के लिए 1-2 सेकंड। अगर अपने पास चार्ज है, इफ चार्ज 6.4 एंड 10 पे पावर 20 कूलम इज लिखना चाहिए, इज चार्ज इतना, इज पॉसिबल और नॉट, इज पॉसिबल और नॉट, मतलब इतना चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे आ सकता है या नहीं, बस इतनी छोटी सी बात हम लोगों को करना है। हम लोग ठीक है भाई, लो करके देखो, चलो करो 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 करो, तुम लोग करके देख लो एक बार, कर लिया क्या आइटम, हो गया। चलो देखो करते हैं, Q बराबर क्या होता है NE, Q बराबर क्या होता है NE। अच्छा इसमें हम लोग का प्लस चार्ज है तो प्लस में माइनस हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ट्रांसफर के ऊपर डिपेंड करता है। तो Q का वैल्यू डाल देते हैं, Q अपना उसकी जगह पे हो गया, N नहीं मालूम लेकिन E हमको याद होता है, क्या याद होता है, इसको यहां डिवाइड कर सकते हैं, तो N का वैल्यू क्या मिलेगा, 6.4 10 पे पावर 20 भागा 1.6 10 पे पावर माइनस 19, ये 4 बार में कट गया, एंड ऊपर जाके 4 10 पे पावर शायद 39 आ रहा है। तो अगर ये आ रहा है, दिस इज ए इंटीजर, अब देखिए, और चाहे जितना भी हो 4 खरब अरब जितना हो, बट है क्या इंटीजर, यानी कि पॉसिबल है। अगर ये इंटीजर नहीं आता तो बोलते नॉट पॉसिबल, क्या बोलते हैं, नॉट पॉसिबल। तो यहां पे लिख देंगे यस पॉसिबल। कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि अगर मेरे पास ये नंबर इंटीजर आया तो बोलेंगे पॉसिबल है, इंटीजर नहीं आता तो नॉट पॉसिबल,
और अगर चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो वो दे दिया तब तो निकालना और भी आसान है। क्या बात समझ में आ गई? दो वैरायटी हो सकता था, दोनों मैंने बता दिया आपको, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया कैसे बनाना है? अगर ऐसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है बना सकते हो, कॉन्फिडेंस आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो देखते हैं हम लोग अपना नया कॉन्सेप्ट, कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मतलब समझ लो कि पूरे चैप्टर का ये रीढ़ की हड्डी है। जैसे इंसान का रीढ़ का हड्डी ना रहे तो वो नहीं चल फिर सकता, उसी तरीके से अगर ये आपको समझ में नहीं आया, इसके ऊपर आपको कमांड नहीं हुआ, तो आप इलेक्ट्रोस्टैट में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो कूलम्स लॉ पे बात करते हैं बहुत ही जल्दी से। एंड अगेन मैं आपको बता ही देता हूं कि ये भी क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम पे। स्टेटमेंट याद होना चाहिए हर हाल में, स्टेटमेंट याद होना चाहिए हर हाल में आपको कूलम्स लॉ का। बात समझ में आ रहा है? कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट याद नहीं है तो काम खराब हो जाएगा। ओके ना? तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, अच्छा ये है क्या, जब भी कोई दो चार्जेस हो, जब भी कोई दो चार्जेस हो, दोनों चार्ज बीच में फोर्स रहेगा, अपने लगाएगा ही लगाएगा, है ना? जैसे अगर ये एक चार्ज है एंड ये दूसरा चार्ज है, तो अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, बीच का दूरी कुछ ना कुछ तो R है ही है, तो क्या ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने वाला है? क्या करने वाला है? फोर्स लगाने वाला। तो फोर्स कितना लगाएगा उससे रिलेटेड ये रूल है। ठीक है, बात समझ में आ गया? स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट लिखा जाए और आपको स्टेटमेंट तो याद ही रखना है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट को कोई मुश्किल नहीं, मतलब लॉ है, आपको याद रखना होगा, इसको समझने वाला बात ऐसा कुछ नहीं खास। तो लिखते हैं स्टेटमेंट। तो देखिए ये स्टेटमेंट है आपका, इस स्टेटमेंट को पहले तो आपको याद रखना है। स्टेटमेंट पहले टू द पॉइंट एकदम छाप लीजिए। छाप लिया? चलो देखो अब हम लोग बात करते हैं है क्या। आपको तो पहले एक डायग्राम बनाना होगा इसके जस्ट नीचे। बोर्ड एग्जाम में जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दो चार्जेस है, एक चार्ज मैं मान लिया Q1, दूसरा चार्ज मैंने मान लिया क्या Q2, एंड बीच में कुछ दूरी मान लिया मैंने R। तो जो कूलम साहब ने रूल दिया उस कूलम रूल को पढ़ते हैं। रूल क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां लिखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल है भाई? तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अच्छा, यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, लीजिए भाई F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। फिर बोला एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली मतलब 1/, नहीं लिखना पड़ेगा। किसके इनवर्सली है? तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस अगर R है तो उसके स्क्वायर के इनवर्सली, यानी हम लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। इसको पहला इक्वेशन मानिए और इसको क्या मानिए? दूसरा इक्वेशन। बोर्ड्स में लंबा होना भी जरूरी है, आपका आंसर, आपका उत्तर, इसलिए मैं लंबा भी कर रहा हूं। तो दोनों इक्वेशन आपने मान लिया। फिर उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है? ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमको क्या मिलने वाला है? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा हमको अपनी तरफ से, तो हमने दिया कांस्टेंट, ले भैया F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इस K का इंफॉर्मेशन भी हमको रखना पड़ेगा अपने पास, ऐसे फॉर्मूला तो यहां तक नोट कर लो आप। अब जगह नहीं है, स्टेटमेंट हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब ये K क्या है? अब ये K क्या है? K का वैल्यू आपको याद रखना है, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन आर क्या होता है? हमारी बोली, उतना समय नहीं है अपने पास। तो एप्सिलॉन आर आप फिलहाल याद रखेंगे कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, लेकिन हमेशा नहीं, ओनली फॉर एयर के केस में। लेकिन जब हम लोग अपने चैप्टर 2 में जाएंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि देखो यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी आ रहा है, इसलिए आप याद रखें कि एप्सिलॉन आर 1 तो होता है लेकिन हर वक्त नहीं होगा। अगर हम लोग का एयर आ जाए तो वहां पे भी अगर एयर के अलावा कुछ है तो लेना पड़ेगा। तो अभी हमने इसको हटा दिया, तो K का वैल्यू क्या बच गया अपने पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एंड इसका वैल्यू याद रखना कितना होता है? 9 × 10⁹। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्स का इक्वेशन बन रहा है वो हमारे पास आ जा रहा है F बराबर K की जगह पे क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एंड अगर इसकी जरूरत पड़े वैल्यू की तो आप याद रखेंगे 9 × 10⁹। याद रहेगा बात? इतना पूरा आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, यहां तक। और इस तरीके से याद करना कि जब पेन शुरू किया जाए लिखने के लिए तो जब तक यहां पहुंचे ना और स्टाइल में एकदम आंसर ना हो जाए, पेन रुकना ना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया?
चलो आगे बढ़ जाए, मिटाते हैं इसको। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, यूनिट निकालना है के का। क्या निकालना है? यूनिट। याद रखना है, यूनिट भी आता है एग्जाम में अपने, तो यूनिट ऑफ के का यूनिट क्या है? प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या है? तो यूनिट एंड डायमेंशन मेरा जो चैप्टर है आप उससे भी सीख सकते हो। उसमें भी मैंने बताया है कि डायमेंशन या यूनिट कैसे निकालते हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का, क्लास 11 का, एंड यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिट ऑफ के निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, अपना जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला को देखेंगे तो F बराबर दिखेगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और अगर के का निकालना है तो के एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ। तो हमने बोला ठीक है भाई ऐसा करते हैं, तो आ गया F इंटू आर स्क्वायर भागा Q1 इंटू Q2। अब यूनिट डालते जाएंगे आंसर आता जाएगा। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। डिस्टेंस का हो गया मीटर स्क्वायर, डिवाइड में 2 बार चार्ज है तो कूलम का स्क्वायर, याद रखना है। के का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, याद रहेगा, वहां पे नोट कर लेना आपने। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चंस करके देखते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस कैसा आ सकता है। बहुत इसमें तो मतलब क्वेश्चंस इतना है कि कोई सीमा ही नहीं उसकी, है ना। बट हम लोग छोटा छोटा 1-2 एलिमेंट्री क्वेश्चन करेंगे एंड बात को आगे बढ़ा देंगे। मिटाया जाए क्वेश्चन, चलो मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चा टाइप, फूंक दो तो उड़ जाए वैसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होता है अपने पास कि अपने पास 2 चार्ज है। अपने पास क्या है? 2 चार्ज है। तो हमने बोला लो भैया, एक चार्ज यहां दूसरा चार्ज यहां, एक है 20 कूलम का, एक है 30 कूलम का, और बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है फोर्स। क्या ये बच्चा वाला क्वेश्चन है? तो आप लोग जल्दी से बना दें, क्या रहा है? 20 कूलम का चार्ज, 30 कूलम का चार्ज, बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स। इतना आसान आपके बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन पहला क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूं। चलो देख लो, करना क्या होगा आपको, करना क्या होगा, बहुत ही आसान काम। F बराबर क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो देखिए के का वैल्यू डालते हैं, 9 10 टू द पावर 9। Q1 मतलब ये 20 कूलम 20, Q2 मतलब 30 कूलम यानी 30, अब बटे में आर मतलब 10 सेंटीमीटर है, और उसका स्क्वायर भी करना है, तो क्या 10 बटे 100। पहले तो मीटर करने के लिए 100 हमने लिख दिया, एंड स्क्वायर है तो क्या 2 बार लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, बोलो ठीक है ना। चलो अब हमने क्या किया, अगर ऐसा हमने कर दिया, अब इसको सॉल्व करना बस। तो 1 0 2 0 1 0 2 0, क्या 2 0 आपस में खुश हो गया, एंड ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो 3 9 या 9 3 2 या 6 6 9 या 54 10 टू द पावर 9, एंड इन दोनों का 0 10 का स्क्वायर बनेगा, एंड ये 100 में आएगा तो 10 का स्क्वायर आएगा, यानी 54 10 टू द पावर 13 न्यूटन आंसर। बोलिए किसका आया था? बहुत बढ़िया, छाप लो जल्दी, छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो। मिटाई क्या? आगे बढ़े, चलो देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, थोड़ा सा बढ़िया, और बोर्ड्स में आया हुआ है, बोर्ड्स में आ चुका है, आप अपने किताब में देखोगे, बोर्ड्स का जो आपका किताब होगा उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान सा, बहुत ही बच्चा टाइप तो नहीं है, थोड़ा सा बढ़िया ही है। जैसे है क्या, अपने पास 2 चार्जेस है, 2 चार्ज तो अभी भी था, बट वो एक लाइन में अरेंज है इस तरीके से। 2 चार्ज है, चार्ज का वैल्यू मैं दे देता हूं आपको। एक है आपके पास में 16 माइक्रोकूलम, और दूसरा है 36 माइक्रोकूलम, एंड बीच का दूरी आप कुछ भी ले लो, जो मन चाहे 20 सेंटीमीटर ले लेते फिलहाल, ऐसा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे से, बोर्ड्स में उसने बोला कि मेरे पास एक थर्ड चार्ज है जिसका वैल्यू उसने नहीं बताया। आप जो चाहो मान लो, 100 कूलम, 1000, 1 लाख, जितना दिल चाहे उतना मान सकते हैं, कुछ उसने वैल्यू नहीं दिया। अब उसका कहना क्या है कि उस थर्ड चार्ज को इस पूरे लाइन पे कहां अरेंज किया जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए। एक बार फिर से, आपके पास एक थर्ड चार्ज है, ये दोनों चार्ज तो फिक्स है, एकदम काटी ठोक दिया गया है, समझ लो दिस इज फिक्स, दिस इज ऑल्सो फिक्स, मतलब इस चार्ज को रख के मार दिया गया है हथौड़े से, या ऐसा समझ लो फेविक्विक लगा के चिपका दिया गया। तो अगर इन दोनों को चिपका दिया गया और अपने पास एक थर्ड चार्ज है, उस चार्ज को कहां रखा जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए, यही क्वेश्चन है अपना। तो आप बनाएंगे, मैं स्टेटमेंट बस लिख रहा हूं। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज वेयर इट इज स्टेबल। ठीक है, कहां पे रखा जाए
ताकि वो स्टेबल हो जाए। चलो कर लो, कर लिया क्या, देखा जाए। चलो देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मैं बढ़िया से बता दूं डिटेल में, क्योंकि एक और क्वेश्चन इसी तरह का मैं कराऊंगा आपको, जो आपको करना है। जैसे यहाँ पे दोनों सेम चार्ज का साइन है, मतलब ये प्लस तो वो भी प्लस, और ये माइनस तो वो भी माइनस, फिर भी सेम ही बात हो जाएगा। लेकिन अगर एक प्लस और दूसरा माइनस हो तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ सकता है। जो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, दिमाग आप लगाएंगे, बढ़िया समझे। अगर ये दो चार्ज है, अगर ये दो चार्ज है, तो इस चार्ज ने इस पूरे लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट ये 16 से इधर का फर्स्ट पार्ट, एक सेकेंड जो है इन दोनों के बीच में, एंड थर्ड है इससे इधर। ये 3 लोकेशन है जहां पे हम रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने तो भाई चार्ज को मान लिया प्लस में 1 कूलम, आपको जितना चाहे मन मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने अगर 1 कूलम चार्ज मान लिया, एंड पहले हम उसको अगर प्लेस 1 पे रखते, यहां पे रखते अगर 1 कूलम का चार्ज, ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा हम देखते हैं। तो 16 कूलम का जो चार्ज है ये इसके साथ बोला मैं भी प्लस तू भी प्लस, मेरे तरफ क्या कर रहा है, चल इधर आ जा, भाग मेरे से दूर, भाग मेरे से दूर। एंड ये 36 भी कूलम इसको बोलेगा अरे भाई तुम भी मेरे साथ पॉजिटिव साइन कंटेन करते हो, चलो तुम भी दूर भाग जाओ। यानी क्या यहाँ पे स्टेबल होने का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि दोनों ने क्या बोला, इसको लेफ्ट की तरफ भागाना चाहा, तो कभी भी रुक नहीं सकता, स्टेबल नहीं हो सकता। अगर पोजीशन 2 पे देखा जाए, अगर पोजीशन 2 पे देखा जाए सेकेंड प्लेस पे, तो हमने देखा कि अगर यहां रखा जाए, अगर यहां रखा जाए तो 16 कूलम का चार्ज इस 1 कूलम को बोलेगा चल इधर मेरे से दूर, एंड 36 कूलम का भी चार्ज इसको बोलेगा चल मेरे से दूर। यहां तो बराबर हो सकता है, यहां तो बराबर हो सकता है। अच्छा अच्छा, थर्ड भी देख लेते हैं, थर्ड भी चेक कर लीजिए। तो यहां पे अगर देखिएगा तो 36 कूलम का जो चार्ज है वो उस 1 कूलम के चार्ज को क्या बोलेगा, चल मेरे से दूर, चल मेरे से दूर। एंड 16 कूलम का भी चार्ज क्या बोलेगा, चल मेरे से दूर। तो क्या वो वहां पे स्टेबल हो पाएगा, सवाल ही नहीं उठता। ना पोजीशन 3 पॉसिबल है, ना पोजीशन 1 पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन 2 पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन 2 पॉसिबल है। तो हमने बोला चलो ठीक है, ये क्या नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से आपको अगले क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, ये भी क्या नॉट पॉसिबल, बट दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। तो हमने बोला चलो ठीक है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा तीनों पोजीशन पे, अगले क्वेश्चन में आपको करना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने मान लिया कि, हमने क्या माना कि ये जो चार्ज है अपना, ये यहां से हमने x दूरी पे रख दिया, और x आ गया तो का आंसर आ गया। अगर x आ गया तो आंसर आ गया। हमने बोला ठीक, यानी हमको करना क्या है, 16 कूलम से ये चार्ज की दूरी निकालना है। तो हमने बोला ठीक है चलो एक काम करते हैं, अगर इस पोजीशन पे देखा जाए ये स्टेबल हुआ कब, जब इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स क्या बराबर हो जाए। तो हमने इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला ओ, ए बी ओ। तो हमने बोला ठीक है, स्टेबल कब होगा, जब फोर्स ए का ओ पे और फोर्स का बी का ओ पे बराबर हो जाए। क्या स्टेबल हो सकता है, हाँ। तो हमने बोला ठीक है चलो चेक करते हैं। तो फोर्स अगर ए का ओ पे लगाना है तो हमने लिखा के Q1 मतलब 16 माइक्रो कूलम और Q2 मतलब 1 कूलम बाय दूरी क्या x का स्क्वायर, BO मतलब B का ओ पे फोर्स। तो फिर से के Q1 मतलब क्या 36, Q2 का मतलब क्या 1, अच्छा माइक्रो है चलो ना भाई, Q2 मतलब 1, एंड अगेन डिस्टेंस यहां से यहां तक का तो पूरा 20 था, ये x है तो क्या 20 माइनस x, 20 माइनस x होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई कष्ट। चलो देखो के से एक के कट गया, खुश हो गया। माइक्रो कूलम ने एक दूसरे के साथ मजा मस्ती कर लिया, 1 भी मान सकते हो आप, कट गया। हम 16 और 36 को भी काट सकते हैं, बट काटना नहीं चाहते हैं क्योंकि फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा अपने साथ। सॉल्व करने का बढ़िया तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। हमने कहा ठीक है चलो 16 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 36 का x का होल स्क्वायर। देखिए ऐसा हमने नहीं काटा इसलिए क्योंकि मैंने वैल्यू भी ऐसा लिया था कि अगर रूट लगा दिया जाए दोनों साइड, क्योंकि स्क्वायरिंग है तो रूट लगाना चाहिए। तो रूट अंडर 16 भी हमको पता है, रूट अंडर 36 भी हमको पता है, इसलिए हम बस नहीं काट रहा था। तो हमने क्या किया, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड। तो अगर दोनों साइड हमने रूट लिया तो 16 का रूट 4 एंड इसका रूट कट गया, यानी 4 20 माइनस एक्स। इसके लिए 6 इंटू एक्स, क्रॉस ब्रैकेट खोलते ही मेरा आंसर आने वाला है, जल्दी से ब्रैकेट वगैरह खोला जाए। तो आ गया 80 माइनस 4x इज इक्वल टू 6x, ये इधर आ जाएगा
तो 80 इज इक्वल टू क्या आ गया 10x, तो x का वैल्यू क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। मतलब इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर रख दिया जाए किसी भी चार्ज को तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई कैसे निकालना है? आपको पहले तो तीन पोजीशन बनना है, तीनों पोजीशन को चेक करना है कहां पे पॉसिबल है कहां पे नहीं पॉसिबल है, जहां पॉसिबल है उसके लिए सॉल्व कर देना है। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाए, चलो एक क्वेश्चन अब तुम लोग बना के देखो। देखिए ये क्वेश्चन अब आपको बनाना है, इस बार दोनों चार्ज अपोजिट साइन का होगा, ठीक है। तो उस अपोजिट चार्ज के साइन में आपको कैसे सोचना है, आपको ये देखना है, डिसाइड करना है कि अगर अपने पास दो चार्जेस हैं, एक है आपके पास 4 माइक्रोकूलम का एंड जो सेकंड चार्ज है दिस इज -9 माइक्रोकूलम का, ठीक है। एक 4 माइक्रोकूलम और दूसरा क्या -9 माइक्रोकूलम, और बीच का दूरी फिर से वही ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर ही, दूरी से कोई खास फर्क नहीं पड़ना, प्रोसेस को समझना, अंडरस्टैंड करना। एंड हमको पता करना फिर से वही बात कि कहां पे एक चार्ज पार्टिकल को रखा जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए, कहां पे एक चार्ज पार्टिकल को रखा जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए, ये हम लोग को देखना है। तो ये स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, बाकी आप बना के देखिए, ट्राई कीजिए। फाइंड द लोकेशन वेयर ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड, वेयर ए चार्ज particle is placed so that it remain in equilibrium, it remain in equilibrium। ये आपको पता करना है कि अगर इक्विलिब्रियम में हो उसके लिए उस चार्ज को कहां रखना है। चलो कर लिया क्या अटेम्प्ट, करके देखते हैं हम लोग, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपने पास फिर से अगेन इस पूरे लाइन को इस दोनों चार्ज ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। पहले हम पार्ट 1 पे चेक करते हैं। तो हमने इस पार्ट 1 पे अगर किसी भी पार्टिकल को रखा तो हमने देखा कि ये जो चार्ज कूलम का चार्ज है, ये पॉजिटिव, इसको हम मान लेते हैं 1 कूलम, फिलहाल कुछ भी मान सकते हो आप फ्री हो उसके लिए। तो ये प्लस इसको अट्रैक्ट रिपेल करेगा, सॉरी यानी इधर भागाएगा, एंड वो माइनस इसको बोलेगा चल तू मेरे तरफ आ जा, क्योंकि तू अपोजिट साइन अट्रैक्शन के कारण। अच्छा पॉसिबल लग रहा है ना, पॉसिबल लग रहा है क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो बराबर अगर हो गया तो स्टेबल हो जाएगा। अच्छा यहां पे देखा पोजीशन 2 पे ये प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा, इधर भगाएगा, माइनस चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अच्छा यहाँ पे इस बार पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि दोनों का फोर्स क्या हो जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा। अच्छा थर्ड पॉइंट पे अगर देखा जाए तो अगेन आपको दिख रहा होगा ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, एंड ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इधर की तरफ। अगेन आपको फील होगा कि बराबर हो सकता है, यानी ये भी पॉसिबल है, लेकिन हम आपको बता देते हैं ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। यही यहां पे ट्विस्ट है, यही यहां पे ट्विस्ट है कि आखिर वहां पे पॉसिबल क्यों नहीं हुआ, है ना। यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल बोल रहे हैं, वहां पे नहीं पॉसिबल बोल रहे, ऐसा क्यों भाई? तो देखिए इस बात को समझते हैं हम लोग, यहां क्यों पॉसिबल है और वहां क्यों पॉसिबल नहीं है। यहां पे अगर देखिएगा तो 9 कूलम के कारण जो डिस्टेंस आएगा कम आएगा, एंड 4 कूलम के कारण जो डिस्टेंस आएगा वो ज्यादा आएगा। 9 कूलम का जो डिस्टेंस है वो कम है और 4 वाले का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। एंड फोर्स के फॉर्मूला में होता है क्या, जैसे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस एंड चार्ज दोनों पर डिपेंड करता है। Q2 तो फिक्स है दोनों ही केस में, चाहे आप 9 से देखिए या 4 से देखिए 1 कूलम, बट Q1 और R दोनों पे चेंज होने वाला है। तो इसके लिए चार्ज एक तो कम और दूरी भी ज्यादा, ये उतना फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लगा पाएगा जितना ज्यादा ये अट्रैक्शन लगा देगा, क्योंकि चार्ज भी ज्यादा एंड दूरी भी कम, दूरी भी कम और चार्ज भी ज्यादा, यानी ये उतना ज्यादा जोर से अट्रैक्ट कर लेगा जितना ज्यादा जोर से ये रिपेल नहीं कर पा रहा है, बराबर नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पे देखिए हो सकता है कि अगर इसका चार्ज कम है तो चलो भाई दूरी भी कम है, एंड इसका चार्ज ज्यादा है तो दूरी भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका रिपल्शन को सॉरी इसके अट्रैक्शन को ये रिपल्शन करके काउंटर बैलेंस कर सकता है इस वाले कारण से। वहां पे पॉसिबल नहीं होगा, यहां पे पॉसिबल होगा। बात समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, प्लेस 3 सिर्फ प्लेस 1 पॉसिबल है। तो अगेन हमने क्या किया, यहां से 4 कूलम से लेके 1 कूलम तक का जो दूरी है, इस दूरी को हमने मान लिया x, और x आ गया तो मेरा आंसर आ गया, x आ गया तो मेरा आंसर आ गया। चलो ठीक है, बात को आगे बढ़ाया जाए। अगेन नाम लिख देते हैं A, B एंड O। तो A का O पे फोर्स और B का O पे फोर्स अगर बराबर हो जाए तो क्या इक्विलिब्रियम हो जाएगा, बिल्कुल हाँ।
तो हम लोग ठीक करते हैं। तो यानी ए का ओ पे फोर्स और बी का ओ पे फोर्स को बराबर किया जाए, तो ए का ओ पे फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी एक सामने माना है। फिर बी का ओ पे तो अगेन के Q1 Q2 अपॉन यहां से यहां तक का दूरी यानी 20 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो के से के कट गया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको दिखेगा 4 इंटू 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अच्छा आप बोलोगे कि माइनस नहीं लिया, तो ध्यान रखना है आपको, फोर्स या इसके बाद हम लोग जस्ट अभी पढ़ेंगे फील्ड, उसमें साइन का कोई मतलब नहीं है, वो साइन बस ये बताएगा अट्रैक्शन या रिपल्शन। बात से समझ में आ गया, साइन नहीं लेना, तो ये आ गया अपने पास। अगर हम लोग क्या करेंगे, रूट लेंगे, क्या लेंगे, रूट हमने लिया, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम रूट लेते हैं तो वहां पे 4 का रूट 2 एंड इसका स्क्वायर हट जाएगा, यानी 2 इंटू 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू इधर साइड आ गया 3x, ब्रैकेट खोल सकते हैं, तो 40 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू आ रहा है 40 सेंटीमीटर, यानी 4 माइक्रोकूलम के चार्ज से 40 सेंटीमीटर दूर अगर हम रखते हैं लेफ्ट साइड में तो वो स्टेबल हो पाएगा। बस समझ में आया, ठीक है। ये इस तरीके के वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स एग्जाम में आपके, तो आपको ये आना चाहिए, सीखने आना चाहिए। क्लियर है बात, बढ़ाया जाए, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक और बात को, एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बनाना है, कूलम्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे अभी तक क्वेश्चन में क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन में दे रहा है, दो चार्ज को रख के, या तो दोनों पे फोर्स पूछ ले या थर्ड चार्ज का आपका लोकेशन पूछ ले। वो ट्रायंगल पे भी दे सकता है, स्क्वायर पे भी दे सकता है, हम सीधे स्क्वायर उठाते हैं। ट्रायंगल भी आप बनाओ, अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में आके वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं स्क्वायर सीधा बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर करेंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो अपने पास एक चार्ज है, मतलब सॉरी एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, एंड स्क्वायर का साइड हम मान लेते हैं ए थोड़ा देर के लिए फिलहाल, कितना है ए, एंड इसके चारों कॉर्नर पे चार्जेस रखा हुआ। वेरिएबल्स में ही काम कर लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में वैल्यू दे दे, हम जनरल कर रहे हैं क्यू मान लेते हैं, सारे कॉर्नर पे कितना चार्ज है क्यू, और हमको क्या बोल रहा है, किसी भी एक कॉर्नर पे का चार्ज का जो फोर्स लग रहा होगा उसको हमको निकालना। मान लेते हैं अपने पास यहाँ पे नामकरण कर लिया जाए ए बी सी डी, तो हमको करना क्या है, डी पॉइंट पे जो चार्ज है उस पे फोर्स निकालना है, डी पॉइंट पे जो चार्ज है उस पे क्या करना है, फोर्स निकालना है। चल जल्दी से एक बार अटेम्प्ट ले लो, चलो कर लिया क्या, अटेम्प्ट कर लिया, करके देखते हैं हम लोग, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमने बोला ठीक है भाई चलो देखते हैं, अगर हमको डी वाले चार्ज पे, अगर हमको डी वाले चार्ज पे फोर्स निकालना है तो क्या फोर्स तो तीनों लगाएगा, फोर्स तो तीनों लगाएगा, ए भी लगाएगा, बी भी लगाएगा, सी भी लगाएगा, तीनों लगाएगा। हमने बोला ठीक है लगाएगा तो लगाया जाए, तो हमने लगाया ए और सी का फोर्स, ए और सी सॉरी डी का फोर्स ऑफ ए एंड डी, ए और डी ने क्या फोर्स लगाया, तो लगाया हमने फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो हमने बोला ठीक है, के Q1 मतलब क्या, इसका चार्ज, एंड Q2 मतलब इसका चार्ज, बीच का जो दूरी है वो स्क्वायर है, तो ये भी ये हो जाएगा, यानी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलो ठीक, कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं, बहुत बढ़िया। फोर्स एडी आ गया। अच्छा सीडी का फोर्स भी आप देखिएगा तो इतना ही आ रहा होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलो ठीक है ना, दोनों चार्ज बराबर, दूरी भी बराबर, कोई दिक्कत, समझ पा रहे हो ना बात, ठीक है। बीडी का निकालना है, किसका निकालना है, बीडी का, ठीक है चलो बीडी भी निकाल लेते हैं। तो फोर्स बीडी, तो अगर हमको बीडी का फोर्स निकालना है तो हमको सबसे पहली बात की ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो आर ये है, इस बार डिस्टेंस ये हो चुका है बी और डी का। तो हमने कहा ठीक है, ये है इस डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल है, अगर ये ए है और ये भी क्या है ए, तो ये हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए है। आप निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो आ गया क्या ए रूट 2 सॉल्व करके, ठीक कर लेना यार। तो फोर्स बीडी, तो हमने बोला ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर मतलब इसका और इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा Q1 Q2 के कारण, एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इस बार आ रहा है ए रूट 2 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, आगे लिख लेते हैं
थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आ गया फोर्स बीडी, फोर्स एडी, फोर्स बीडी, फोर्स एडी तीनों आ गया। अब हम डायरेक्शन को चेक करना होगा, डायरेक्शन को चेक करना होगा। तो हमने बोला ठीक है चलो चेक करते हैं। ए और डी का जो फोर्स है रिपल्शन के कारण ऊपर भागेगा, सी और डी का जो फोर्स है अगेन रिपल्शन के कारण इधर भागेगा, बी और डी का भी जो फोर्स है वो भी रिपल्शन के कारण इधर भागेगा। ओ तीन तीन फोर्सेस लग रहे हैं यहां पे, एफ ए डी, एफ सी डी और ये है एफ बी डी, ये तीन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस तीनों फोर्स का हमको वैल्यू निकालना होगा जोड़ जाड़ के क्या आ रहा है। तो इसके लिए हमको रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट है यूज करना पड़ेगा, वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो थोड़ा बहुत हम सिखा देंगे बेसिक आइडिया। अगर आपको पूरा सीखना है तो उसके लिए आपको वेक्टर का मेरा जो लेक्चर है उसको आपको देखना होगा। लेक्चर नंबर 2 में रिजल्टेंट के ऊपर हम लोगों ने खूब बात किया है, तो उसमें आप देख लीजिए, थोड़ा आपको बेसिक आइडिया भी क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर में हम लोग कर रहे हैं, ट्रायंगल में आगे कैसे करोगे, है ना। तो वहां पे हो सकता है आप फंस जाओ, इसलिए आप थोड़ा सा जाके लेक्चर 1 जो है सॉरी वेक्टर का लेक्चर 2 देख लेना। ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं। हमको पहले क्या करना होगा, सीडी का और एडी का रिजल्टेंट निकालना होगा। हमने निकाला रिजल्टेंट ऑफ एफ सी डी एंड एफ एडी। एडी और सीडी का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है उसको हम एफ डैश अगर मान लेते हैं, रिजल्टेंट जो आ रहा है उसके लिए अंडर रूट, अच्छा दोनों बराबर है तो इसको एफ मान लेते हैं, एफ सी डी बराबर एफ ए डी बराबर एफ, ये मान लेते हैं। तो लिखेंगे एफ मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा मतलब 90 डिग्री, एंगल कितना है 90, इज 90 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये तो चला गया बेचारा। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार एफ स्क्वायर यानी कि एफ रूट 2 एंड एफ का वैल्यू क्या है एडी का वैल्यू यानी कि ये रहा, यानी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और रूट 2 भी है। ये आ गया किसका वैल्यू एफ डैश, एफ डैश क्या है सीडी और एडी का रिजल्टेंट, सीडी और एडी का रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट निकालने के बाद अगर आप देखिएगा तो होगा क्या, इस डी पॉइंट पे यहाँ पे हम फिर से बनाते हैं। तो अब ये एडी और सीडी नहीं लग रहा है वहां पे, अब क्या लग रहा है एफ डैश लग रहा है और इंक्लाइन डायरेक्शन में लग रहा है दोनों से बीच में, एंड एफ सी डी भी जो है सॉरी बी डी वो भी इधर ही है। तो अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो सिंपल ऐड कर दिया जाए, सिंपल ऐड कर दिया जाए, यानी जो नेट फोर्स आने वाला है यहां के बाद फिर तरह से नेट फोर्स ये क्या आएगा एफ डैश प्लस एफ बी डी, एफ डैश प्लस एफ बी डी। एफ डैश क्या है ये रहा, यानी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और रूट 2 यहां पे है, एंड बी डी का फोर्स ये रहा के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो जो बचेगा वो मेरा आंसर है, यानी रूट 2 प्लस 1/2 न्यूटन में आंसर। क्या बात समझ में आया, थोड़ा सा लेंदी है बट लेंदी है तो क्या हुआ, सीखना तो आपको पड़ेगा। ऐसे ही ट्रायंगल पे भी वो पूछ सकता है, बोल देगा स्क्वायर के सेंटर पर रख दिए पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, बोलेगा स्क्वायर की किसी एक साइड के मिड पॉइंट पर रख दिए, बताइए फोर्स क्या होगा, निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, एंड उसके लिए आपको रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप वेक्टर का लेक्चर 2 देख लें एक बार। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया, मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं इसको, नोट कर लो जल्दी से, मिटा रहे हैं। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो जल्दी से हेडिंग लगाते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, देखिए कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, टोटल 4 लिमिटेशन हम बताएंगे आपको, लेकिन एग्जाम में आपके लिए अगर आएगा तो 2 नंबर में आएगा, कोई 2 आपने लिख दिया तो काम हो जाएगा। तो आप याद चारों रखें, लेकिन एग्जाम में 3 लिख ही दे कम से कम, अगर 4 लिखेंगे तो 2 तो याद रह ही जाना है, और अगर 2 से ज्यादा याद है तो 3 भी लिख दीजिए, थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कूलम्ब्स लॉ तब लगाना जब चार्ज रेस्ट पे हो। पहला पॉइंट याद है, चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट पे रहना चाहिए। जल्दी से लिख देते हैं, चलो पहला पॉइंट क्लियर है, नोट कर लो। दूसरा पॉइंट, अगर चार्ज बहुत बड़ा है, एक्सटेंडेड है, तो वहां पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लगाना। मतलब पॉइंट चार्ज है तो लगाइए, एक्सटेंडेड चार्ज है तो नहीं लगाइए। दूसरा पॉइंट यही है, याद रहेगा। चलो दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट समझ लो। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर चार्ज मोशन में है तो नहीं लगाना, अगर चार्ज मोशन में है तो नहीं लगाना है।
अच्छा यहाँ पे तो लिख ही दिया है रेस्ट पे का, वैलिड इफ चार्ज इज रेड, ठीक है, तो मोशन वाला कर रहे। चार्ज वेरिएबल, चार्ज क्या होना चाहिए, वेरिएबल नहीं, ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत चेंज करा, कभी 1 कूलम फिर 2 कूलम फिर 3 कूलम, इस तरीके से वेरी नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो भी आप लगा सकते हैं। चलिए ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया, वेरिएबल चार्ज पे नहीं लगाना, कांस्टेंट चार्ज है तो लगा देना, याद रहेगा बात, यानी चार्ज चेंज नहीं होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए ना घटना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, अगर चार्ज के बीच का दूरी 10 टू द पावर -15 मीटर से कम हो तो नहीं लगाना, या उसके बराबर भी है तो भी नहीं लगाना है, -14 मीटर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा बात, तो लिखते हैं इस बात को। चलिए नोट कर लिए चारों पॉइंट आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया नोट, मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं। देखिए अब हम लोगों को पढ़ना अपना नया एक और कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना नया कॉन्सेप्ट है फील्ड का। पहले तो इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। फील्ड का डेफिनेशन क्या है, वैसा जगह स्पेस का जहां पे चार्ज पार्टिकल फोर्स महसूस करे, अपना डेफिनेशन भी था चार्ज का, है ना। अगर कोई चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी जगह पे, तो मतलब क्या बोलेंगे, उस जगह पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रहेगा बात, लिखा जाए जल्दी से। चलो ये हो गया, स्टेटमेंट लिखा गया, वैसा जगह स्पेस का जहां पे चार्ज पार्टिकल फोर्स महसूस करे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना है। अब यहां पे आपको एक बात याद रखना है कि अगर हम सपोज थोड़ा देर के लिए ऐसे ऐसे बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को यहां पर रख दिया, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या महसूस करेगा, फोर्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा कितना, आपको याद रखना, फोर्स बराबर, याद रखना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स बराबर क्या होगा, याद रखना है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज एंड मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड करने से क्या मिल जाएगा हम लोग को, फोर्स मिल जाएगा। क्या याद रहेगा बात, जल्दी छाप लो, छाप लिया। चलो देखो और एक दो पॉइंट्स हम लोग यहां पे नोट करते हैं कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा, क्या तो ठीक है हमको पता है, बट किधर होगा, जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोग को याद रखना बात कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, मतलब आगे भागेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, यानी पीछे, यानी अगर माइनस चार्ज हो तो पीछे भागेगा और पॉजिटिव चार्ज है तो आगे भाग जाएगा। याद रहेगा बात, नोट कर लेते हैं इस बात को जल्दी से। नोट में पहला पॉइंट, चलिए जल्दी से स्क्रीन को पॉज करिए, दोनों स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और नेगेटिव चार्ज है तो किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। याद रहेगा बात, मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग हमने अभी सीखा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखना है, मैजिक से रिलेटेड, जादू से रिलेटेड है। आपको लगेगा जादू कर रहा है सामने वाला, लेकिन जादू वादू कुछ नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल है क्या, अगर हमने इस पेन को छोड़ा तो होगा क्या, ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन क्या हवा में रुक जाए तो बोलेंगे जादू है, हवा में रुक जाए तो क्या बोलेंगे, जादू है। बट यहाँ जादू कोई कुछ नहीं होता, साइंस होता है सब, जो आपको जादू दिखा रहा है वो सब साइंस है। होता क्या, अगर आप बढ़िया दिमाग से सोचे तो अगर इसको हम छोड़ रहे हैं, ये नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है, ग्रेविटी लगा रहा है, और कौन लगाएगा, और कोई है नहीं लगाने के लिए। तो ग्रेविटी ने एक फोर्स लगा दिया नीचे की तरफ mg, और अगर क्या उतना ही फोर्स हम ऊपर लगा दें तो वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे अगर ये बॉल है, कुछ भी है जिसका मास है m, तो नीचे की तरफ एक फोर्स क्या लगता है mg, और अगर इस फोर्स के बराबर हमने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा दिया तो क्या ये हवा में रुक जाएगा, एंड हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जादू। तो कुछ चीज मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जो आपको बनाना है, ठीक है। उसके लिए आपको बढ़िया दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि अपने पास एक बॉल है जिसका मास वगैरह दे रखा है, चार्ज वगैरह भी दे रखा है। वी हैव अ बॉल जिसका मास है, हैविंग मास, बॉल कितना होता होगा, 50 ग्राम मान के चलते हैं, है ना। वी हैव अ बॉल हैविंग मास 50 ग्राम, या मान लेते हैं ना m है, मास क्या है, वेरिएबल्स में कर लेते हैं, मास m है एंड चार्ज q है, एंड चार्ज क्या है, q प्लस में है, माइनस नहीं है।
तो अगर पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो हमको पता करना है कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा दें कि वो स्टेबल हो जाए। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड so that charge remain stable in air, remain stable in air, एयर में ही स्टेबल हो जाए। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए? ठीक है, जल्दी से 1-2 मिनट के लिए क्वेश्चन सोच लो, सोच लिया? चलो देखो करके देखते हैं, ज्यादा समय नहीं अपने पास। अगर ये बॉल है जिसका मास है m और इसके ऊपर चार्ज है q, mg फोर्स तो नीचे लगेगा ही लगेगा, चाहे जो हो जाए। धरती के किसी भी कोने पे लेके चले जाइए, mg लगने लगना है, क्या इसमें कोई शक नहीं? अब अगर ये mg लग रहा है, अगर ये mg लग रहा है एंड इसको हमको हवा में रोकना है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर लगना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगना चाहिए? ऊपर। तो ये बात तो हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर लगना चाहिए, Fe अगर इसको हम डाल देते हैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वैल्यू जो होता है वो भी हम लोग जानते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा हमको। ये भी बात हम समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर अप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। तो हमने बोला अगर दोनों बराबर हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा, और अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या हवा में भी उड़ने लगेगा? आप सोच सकते हैं, और बढ़िया जादू, गर्दा। जैसे ही इसको हमने रोका, हवा में उड़ना शुरू कर दिया, कितना गर्दा बात है ना? और अगर दोनों बराबर हो गया तो हवा में रुक जाएगा। यही छोटा सा आइडिया है जिसको लोग जादू बना के दिखा देता है। तब हमने ठीक है, चलो mg बराबर QE किया जाए। mg बराबर क्या किया जाए? QE, mg बराबर QE, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, बहुत ही छोटा सा बात, m इंटू जी भागा q। मास दे देगा, चार्ज दे देगा, और g का वैल्यू याद होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? मिटाया जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो मिटा दे इसको। नहीं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया कॉन्सेप्ट, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपके बोर्ड्स में तो आना ही आना है। मतलब ऐसा समझ लो कि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में से छप चुका है, आपके बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे छप चुका है, ऐसा समझ लो, सीधी सी बात, इसलिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या है, एक लाइन है, ये क्या है? ये देखिए नाम नहीं दिख रहा है, लाइन। तो लाइन है, कैसा लाइन है उसके ऊपर बात करना, हाइपोथेटिकल लाइन है। जैसे आपने वो पढ़ा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अपना ज्योग्राफी में होता था क्लास 8, 9, 10 वगैरह में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फलाना चिलाना रहे। तो क्या सच में ड्रॉ किया गया अपने अर्थ के ऊपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इमेजिनरी है। हम लोगों ने उसको ड्रॉ किया हाइपोथेटिकली, ताकि किसी भी जगह का लोकेशन को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो हम लोग कर सकते हैं, यानी एक पर्पस है ड्रॉ करने का। सिमिलरली फील्ड लाइंस भी हाइपोथेटिकल लाइन है, मजा मस्ती के लिए इसको ड्रॉ नहीं किया गया, पर्पस है। पर्पस क्या है कि अगर उस फील्ड लाइन पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट। तो वो टेंजेंट क्या बताएगा? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, क्या बोल रहा है कि पहली बात हाइपोथेटिकल लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल लाइन, एंड अगर हमने उस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ किया, देन द टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फिर से डायरेक्शन क्या, टेंजेंट क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पे। नोट किया जाए, जल्दी से नोट करते हैं। याद हो गया स्टेटमेंट आपको? ठीक है, आप ऐसे समझ लो, मान लो अगर ये फील्ड लाइन है ऐसे, तो अगर यहाँ पे आप टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे इधर भाग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इधर भाग रहा है, इस टाइप से। समझ में आ गया? इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका समझना है, फील्ड लाइन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मिटाए इसको, चलो मिटा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज लिखा जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा जाए, एक ही बात है। 6-7 प्रॉपर्टी है, 1 बाय 1 हम आपको बताते जाते हैं, एक्सप्लेन करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, नोट करते जाइएगा और याद भी करते जाइएगा तुरंत। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होगा प्लस चार्ज पे एंड खत्म होगा माइनस चार्ज पे। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होगा प्लस चार्ज पे एंड खत्म होगा माइनस चार्ज पे। याद हो गया? लिख दे स्टेटमेंट, चलो लिखते हैं। देखो ये स्टेटमेंट याद रखना, डायग्राम भी बना लेना आपको। प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस पे आगे खत्म होगा, सारा वैल्यू उसी हिसाब से।
क्लियर है बात? यहाँ पे ये थोड़ा सा और ऊपर से आ रहा होगा, ये भी थोड़ा और, ये तो इधर से जाएगा पूरा पूरा घूम के एकदम उधर से घूम के फिर तो उसके बाद आगे एंटर कर जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? पूरा घूम के एंटर करने वाला। क्लियर? सेकेंड पॉइंट पे आ जाए। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्या बात है? दो फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। रीजन कि उस पॉइंट पे दो दो फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कट नहीं करने वाला, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि एक पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नोट कर लिया जाए? चलो नोट करते हैं। देखिए ये आपका स्टेटमेंट है एंड डायग्राम भी है, आपको बना लेना है। मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा बिकॉज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। इसको आप ऐसे समझ लो, प्लस से माइनस की तरफ हम फील्ड लाइंस बना सकते हैं। यहां पे अगर मान लेते हैं वो कट कर जाए, मान लेते हैं अगर वो कट कर जाए तो होगा क्या, इस वाले पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऊपर भागेगा, इस वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इधर भागेगा। एक पॉइंट पे दो दो टेंजेंट मतलब दो दो डायरेक्शन, जो कि नहीं हो सकता है। क्लियर है बात? थर्ड पॉइंट पे आ जाए। देखो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्लोज लूप कहने मतलब क्या, जहां से स्टार्ट हो वहां पे आके एंड नहीं होगा। याद रहेगा बात? क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लिख दे स्टेटमेंट, चलो लिखते हैं। तो देखिए ये आपका थर्ड पॉइंट है, याद रखना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, यानी ऐसा गोल सर्कल अगर कभी दिखे तो वो पॉसिबल नहीं है। याद रहेगा बात? नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं। 4 पॉइंट क्या बोलता है, अगर फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा, एंड अगर फील्ड लाइंस दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। फिर से एक बार, अगर फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा, एंड अगर फील्ड लाइंस दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। क्या बात समझ में आ गया? चलो जल्दी से लिख लेते हैं। नंबर 4, नंबर 4, चलो हो गया, जल्दी नोट कर लो। देखो यहां पे लिखा हुआ है, अगर फील्ड लाइन नजदीक नजदीक है मतलब स्ट्रांग होगा तो नजदीक होगा, दूर होगा तो वीक होगा। नजदीक है तो स्ट्रांग, दूर है तो वीक। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़े नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। नंबर 5, नंबर 5 प्रॉपर्टी क्या बोलता है, बस सुन लो क्योंकि वो अभी हम लोग पढ़े नहीं, आप बस याद रख लेना। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हो, जैसे ये डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। क्या होगा? पोटेंशियल घटेगा। बस अभी याद रख लेना आपको, है ना। पोटेंशियल जब पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 2 में आएगा तो समझेंगे पोटेंशियल क्या होता है। अभी बस याद रख लो कि अगर फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज करेगा। याद रह जाएगा? लिख दे जल्दी से, चलो लिख देते हैं। नंबर 5, देखो इस तरीके से आपके पास एक डायग्राम भी है, ठीक है क्या? पोटेंशियल डिक्रीज होगा। पोटेंशियल को अभी आप बस समझ लो, पोटेंशियल नाम का कोई प्राणी है अपने साथ, ठीक है। और वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटेगा, यानी ए पे सबसे ज्यादा, फिर उस पर घटना है तो बी पे कम, और सी पे सबसे ज्यादा कम। यानी हम पोटेंशियल को लिखते हैं वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी ए पे सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद बी पे है, और फिर उसके बाद सी पे तो सबसे कम है। और जो पहला प्रॉपर्टी अभी हम लोग ने जस्ट इससे पहले लिखा 4 नंबर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा अगर फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर रहेगा फील्ड लाइंस दूर दूर पे। यहाँ पे भी देखिए वैलिड है, यहाँ नजदीक, यहाँ थोड़ा दूर, यहाँ तो और ज्यादा दूर। यानी हम ये भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, फिर बी पे, और फिर सी पे, इस तरीके से। कोई दिक्कत? एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि लास्ट भी है। क्या याद रखना आपको? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? फिर से अगेन एक ऐसा प्राणी जो हम लोग नहीं जानते हैं, चैप्टर 2 में आएगा, याद रखना है आपको अभी भी, तो हम लोग उस बात को लिख लेते हैं। चलो हो गया क्या? नोट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जब हम लोग आएगा अपना जिस चैप्टर में, चैप्टर 2 में, उसमें हम लोग इस बात को देखेंगे कि ये क्या होता है। कोई दिक्कत? 6 का 6 प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला प्रॉपर्टी था प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस पे खत्म होगा। दूसरा प्रॉपर्टी था आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तीसरा प्रॉपर्टी था क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। चौथा प्रॉपर्टी था अगर क्लोज क्लोज है तो मजबूत होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूर दूर है तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। पांचवा प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ये रहा। एंड छठा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फील्ड लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर। याद रहेगा बात? आगे बढ़े।
देखिए अभी तुरंत हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब हम लोग को ये समझना है कि अगर एक छोटा सा हमने चार्ज रख दिया तो वो अपने चारों तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने वाला है। यानी एक छोटा सा हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। छोटा सा अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है वो हम लोग को जानना है। यानी एक प्लस चार्ज है एंड यहाँ पे एक पॉइंट पी है, आर दूरी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बहुत छोटा सा फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कैसे आप समझ सकते हो इसको कि ये फॉर्मूला होगा? वहां पे बस आप एक कूलम का चार्ज रख दो, जो फोर्स लग रहा है वही फील्ड है, रख के देख सकते हैं आप फोर्स का फॉर्मूला के क्यू 1 बाई आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग करते हैं अलग अलग केसेस में, अगर अलग अलग तरीके का शेप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर उसको हम लोग करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे केसेस हैं, उन सारे केसेस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो बना देना है, ठीक है। फॉर्मूला 1 बाय 1 लिखते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तो बना देना, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि अगर ये एक आर्क है, ठीक है, एंड इसके ऊपर हमने प्लस चार्ज दे दिया, मान लेते हैं पूरे पे प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज वाले आर्क ने सेंटर पे कुछ एंगल बनाया है, आप देख ही रहे हैं। जो एंगल बनाया सपोज अल्फा, जो एंगल बनाया वो अल्फा है, एंड इसका जो रेडियस है ये हम मान लेते हैं अगर आर, रेडियस क्या है आर। तो इस चार्ज ने सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, उसका फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर। दुनिया में और कहां पे आया उससे हम नहीं जानते, हम लोग सेंटर पे जानते हैं, और सेंटर पे कहीं हम लोग बता पाएंगे। तो अगर इस पे चार्ज लेमडा है, लेमडा क्या है, टोटल चार्ज नहीं है, लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी एक लेंथ का चार्ज लेमडा है। अगर आपको 2 लेंथ का चाहिए तो 2 लेमडा, 3 लेंथ का चाहिए 3 लेमडा, 4 लेंथ का चाहिए 4 लेमडा, पूरे लेंथ का चाहिए तो लेमडा इनटू पूरा लेंथ, खत्म। और इसका जो फॉर्मूला आएगा अभी याद रखेंगे, प्रूफ जो है वो हम लोग करेंगे गॉस थ्योरम में, इसके अगले वाले चैप्टर में। और जो जो इंपॉर्टेंट प्रूफ है मैं सारा प्रूफ आपको करके बताऊंगा, आपको याद रखना होगा, ठीक है। समझा भी देंगे बट याद रखना है आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है दिस इज 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई का 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। के आपका वही पुराना 9 10 पे पावर 9, लेमडा क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ, आर क्या है रेडियस, एंड अल्फा क्या है सेंटर एट द एंगल। अल्फा क्या है एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर, यानी आर्क के दोनों एंड ने सेंटर पे क्या एंगल बनाया है, ठीक है। याद रखना अगर ये जो मेरा ये है क्या बोलते हैं आर्क, अगर पूरा रिंग में बन जाए, मतलब अगर पूरा हो एंड पूरे पे चार्ज दे दिया जाए, प्लस 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 प्लस, अगर पूरे पे दे देते हैं तो इसके सेंटर पे क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, बस इसमें अल्फा की जगह पे पूरा एंगल डाल दिया जाए, यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो हमने बोला ठीक है चलिए, फॉर कंप्लीट रिंग, फॉर कंप्लीट रिंग क्या होगा, कुछ खास नहीं होगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री यहां डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है 2k लेमडा बाई आर साइन 360 का आधा यानी 180 डिग्री। साइन 180 जीरो होता है तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या बना दिया जीरो, लड्डू। याद रखना आपको पहला केस का सारा फॉर्मूला 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 अगर आर्क है तो, एंड अगर रिंग है तो जीरो ही हो जाएगा। क्या याद रहेगा बात, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर, नोट कर लो जल्दी से। चलो एक बार फॉर्मूला हम लोग कर लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मतलब अगर सीधा सीधा वायर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है। यानी अगर यहां पे एक स्ट्रेट वायर है जिसपे अगेन हमने प्लस 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 चार्ज डाल रखा, इसके कारण यहां पे एक पॉइंट है P जो कि इस चार्ज से कितना दूरी पे है, R दूरी पे है। तो इस चार्ज के कारण पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने बोला इसके लिए तो बहुत ही आसान काम करना है, करना क्या है, इस पॉइंट को इस वायर के अपर एंड से मिला देना है, जो एंगल बनेगा उसको मान लेना अल्फा, और फिर इसको लोअर एंड से भी मिला देना है, जो एंगल बनेगा उसको मान लेना है बीटा।
क्या करना है, पॉइंट को पहले अपर एंड से मिलाना है, मान लेना अल्फा, लोअर एंड से मिलाना है, मान लेना बीटा, और जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अच्छा चार्ज क्या है लैम्डा, और लैम्डा क्या है मैं पहले बता चुका हूं आपको, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, के लैम्डा बाई आर, आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, याद रखना है आपको, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, याद रहेगा, फॉर्मूला याद रखना है। के आपका पुराना 9 10 पे पावर 9, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, आर क्या दूरी, साइन अल्फा साइन बीटा हम बता चुके हैं, अल्फा एंगल है, बीटा भी एंगल, और उसका साइन थीटा ले लेना है। इसका दो केस है, पहला केस, केस फर्स्ट क्या है, अगर वायर इनफाइनाइट हो, यानी इफ वायर इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अगर वायर इनफाइनाइट है तो क्या करना, इनफाइनाइट करने मतलब क्या, वायर बहुत बड़ा, ऊपर भी बहुत बड़ा और नीचे भी बहुत बड़ा, तो अगर आप सोच सकते हैं अगर ये पॉइंट यहां के बदले यहां आ जाता, मतलब ये एंड यहां के बदले यहां होता, तो हम क्या करते हैं, ऐसे मिला रहे होते, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता, राइज कर जाता, इधर से देख लो, अल्फा का वैल्यू क्या होता, राइज कर जाता, और ऊपर कर देते और राइज कर जाता, और बहुत ऊपर कर देंगे तो क्या अल्फा बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने बोला ठीक है भाई चलो, यानी अगर ये ऊपर ही बहुत दूर तक है और नीचे भी बहुत दूर तक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर का भी एंगल हो गया है 90 और नीचे का भी एंगल हो गया है 90, यानी अल्फा भी बन गया 90 डिग्री, बीटा भी बन गया 90 डिग्री। तो कुछ खास नहीं, जैसे पिछले वाले केस में फॉर्मूला में अल्फा की जगह अल्फा वैल्यू डाले थे, यहां भी डाल देंगे। तो जब आप डालिएगा साइन 90 यहां भी, साइन 90 यहां भी, साइन 90 1 1 मिला के क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, यानी फॉर्मूला आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बोलो ठीक, चलो तो आ गया 2 के लैम्डा बाई आर, कोई दिक्कत। एक और केस है इसका, केस 2, हालांकि हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को प्रूव भी करेंगे, ठीक है। केस 2 पे आते हैं, सेकेंड केस, केस 2 क्या बोलता है, अगर वायर मेरा इनफाइनाइट हो, इफ वायर इज सेमी इनफाइनाइट, सॉरी सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो कर लिया ना, सेमी इनफाइनाइट कहने मतलब क्या, एक एंड बहुत दूर तक और एक एंड हमको पता है, तो हमने मान लिया कि ऊपर एंड का एंड बहुत दूर तक है और नीचे का एंड जो है वो यहीं पे है। एंड चार्ज तो अगेन जान ही रहे हैं, प्लस 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 है, और चार्ज का वैल्यू लैम्डा भी है, चार्ज का वैल्यू लैम्डा भी है। तो अगर चार्ज का वैल्यू लैम्डा है और सारा का सारा प्लस प्लस है, तो हमने किया क्या, यहाँ पे पॉइंट आपकी बार आपको सामने ही मिलेगा, एंड ये जो दूरी है, दिस दूरी छोटा, दिस दूरी छोटा, और अगर छोटा आर ये दूरी है, इसका मतलब ऊपर का एंगल तो 90 हो गया, लेकिन नीचे कोई एंगल ही नहीं बना, नीचे कोई एंगल ही नहीं बना, इसका मतलब हम बोल सकते हैं अल्फा तो 90 हो गया, लेकिन बीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री, यहां डाल दीजिए साइन 91 साइन 0 0 1 + 0 1 1 इंटू ये वाला, यानी बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ के लैम्डा बाई आर, याद रहेगा, कोई दिक्कत। जल्दी छाप लो, एक क्वेश्चन करते हैं दोनों फार्मूला को मिला के। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा आपके पास एक फोटो है, इस फोटो के कारण आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कहां पे हम बताते हैं, कहां निकालना है आपको, इसके सेंटर पे, ये जो आर्क दिख रहा है आपको छोटा सा, इस आर्क के सेंटर पे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। एंड चार्जेस इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए लैम्डा, यहाँ पे मान लीजिए 2 लैम्डा, और यहाँ पे मान लीजिए 3 लैम्डा, ऐसा दिया हुआ है। हम लोगों को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एटो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एटो। चलो निकाल लो जल्दी से, निकाल लिया, कर लिया टाइम, चल देखो 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 देखो, समय नहीं है अपने पास, बहुत ही रफ्तार में चल रहा है हम लोग राजधानी एक्सप्रेस से। देखिए करना क्या आपको, शेप आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूला लगाना है। ये हमको दिख रहा है यहां से लेके नीचे एक वायर, स्ट्रेट वायर है, एक एंड नहीं पता, एक एंड पता, यानी सेमी इनफाइनाइट, इसका दोनों एंड पता है लेकिन सर्कल के तरफ बन रहा है, यानी सर्कुलर आर्क, एंड अगेन दिस इज सेमी इनफाइनाइट, यानी 3 वायर 3 फार्मूला। हम मान लेंगे इसके कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसके कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड E2, एंड इसके कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड E3। समझ में आ गया। तो E1 कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर, तो फार्मूला लगा देंगे 2 के क्या था, सेमी के लैम्डा बाई आर, तो के लैम्डा बाई आर, के है लैम्डा भी लैम्डा, आर भी आर है, मतलब यहां से यहां तक का दूरी तो आर ही होगा ना रेडियस के कारण, कोई दिक्कत। E1 समझ आ गया। E2 पे आते हैं, E2 क्या है, सर्कुलर आर्क, E2 क्या है, सर्कुलर आर्क, तो हमने बोला लगाओ, सर्कुलर आर्क का फार्मूला क्या था, 2 के लैम्डा, लैम्डा इसके लिए लैम्डा नहीं है, लैम्डा इसके लिए 2 लैम्डा है, 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, अल्फा क्या था, सेंटर पे एंगल, सेंटर पे एंगल देखिएगा अगर आप इस बार, तो आपको दिख रहा होगा 180 डिग्री, कितना दिख रहा है 180, तो हमने बोला लिखिए 180 डिग्री का आता है, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री साइन 91 हो गया, तो हमको मिल गया 4 के लैम्डा बाई आर, E2 भी आ गया और E1 भी आ गया। E3 के बारे में आते हैं, याद रखना 0, E3 का वैल्यू कितना होगा
जीरो। रीजन 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 रीजन, वी वांट अ रीजन। रीजन क्या है, याद रखेंगे, बढ़िया से ध्यान से सुने। अगर कभी भी वायर को आगे या वायर को पीछे बढ़ाने पे पॉइंट से ही पास कर जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस बात को आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे कि अगर वायर को आगे या वायर को पीछे बढ़ाने पे अगर उस पॉइंट से पास कर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसलिए E3 क्या हो गया, जीरो। E3 क्या हो गया, जीरो। याद रहेगा बात, नोट करें ना अपने कॉपी में, अपने लैंग्वेज में। अब देखो इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला E1 और E2 दोनों हमको पता चल चुका है। अब दोनों को जोड़ने की बारी, तो जोड़ेंगे तो ठीक है, बट हमको डायरेक्शन चेक करना चाहिए। प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होता है, ऑरिजिनेट होता है ना, क्योंकि तो यहां से क्या हम बनाएंगे, ये मेरा डायरेक्शन हो गया किसका, E1 का, क्योंकि इसको हमने E1 माना था। एंड इस वाले के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे बन रहा है, E2। एंड दोनों को जोड़ना है तो रिजल्टेंट की तरह जोड़ना पड़ेगा। लेक्चर 2 वेक्टर का आप देख लीजिए मेरा, वहां से आप समझ सकते हैं, या नहीं तो यहां पे भी देख लीजिए। ई नेट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि cos 90 ने इस वाले टर्म को जीरो कर दिया। वैल्यू डालते हैं। अच्छा ये ऐसा कर लो ना, इसको आप मान लो E, तो ये बन जाएगा 4E। देखिए क्योंकि इसमें 4 मल्टीप्लाई है, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा बस इसलिए। तो इसको हम मान लिए E का स्क्वायर, यह 4E का स्क्वायर मतलब 16E स्क्वायर, वो तो लिखा ही नहीं है, तो क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 17E स्क्वायर। E बेचारा बाहर आ गया, रूट 17 अंदर बच गया। E का वैल्यू क्या था, हमने माना k लैम्डा बाई आर, यानी k लैम्डा बाई आर अंडर रूट 17 इज द आंसर। बात समझ में आया? छाप लो जल्दी, छाप लो। 2-3 फॉर्मूला और बचा, जल्दी से कर लेते उसको भी। नहीं जल्दी से 2 और फॉर्मूला बचा, उसको भी जल्दी से हम लोग करके खत्म करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर समझते हैं आप लोग, एक तो स्फेरिकल शेल भी होता था बट वो कोर्स से हट चुका है इस साल। तो सॉलिड स्फीयर क्या होता है, मतलब ऐसा चीज जो अंदर से फिल हो, जैसे कि आप समझ लो ड्यूस का बॉल, जिससे क्रिकेट का मैच होता है, आईपीएल होता है, जो भी, तो उसमें क्या अंदर से फिल होता है, आलू प्याज टमाटर जो समझो सब अंदर से फिल है, तो उस तरीके का। यानी एक सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर में चार्जेस हमने प्लस 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 बहुत सारा दे रखा है ना, जितना दे रखा है जिसका कोई हद नहीं। एंड टोटल चार्ज क्यू एंड इस सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, दैट इज कैपिटल आर। और हम लोग जानना चाहते हैं इस स्फीयर के अंदर भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लोग दोनों को करेंगे। यानी हमने केस फर्स्ट मान लिया। केस फर्स्ट क्या है, इनसाइड, यानी अंदर में हम चेक करना चाहते हैं। एंड चेक करने के लिए हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा एक स्मॉल आर जो कि छोटा होगा बड़ा आर से। स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, लिख देते हैं। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कहां लिखा है, ये लिख देते हैं। चलो स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो है तो वो छोटा होना चाहिए और रेडियस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आपको याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है दैट इज के क्यू छोटा आर बटे में बड़ा आर का क्यूब, रेडियस का क्यूब। इनसाइड याद रखना, प्रूफ भी हम लोग करेंगे बट अभी नहीं, गॉसेस थ्योरम से। सेकेंड केस, आउटसाइड का केस, यानी आउटसाइड कब होगा, जब स्मॉल आर का वैल्यू बड़ा हो जाए कैपिटल आर से। स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाए, बड़ा हो जाए कैपिटल आर से। तो उसके लिए आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बटे छोटा आर का स्क्वायर। याद रखना के क्यू बटे छोटा आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, अंदर में ये है फॉर्मूला, बाहर में ये है। यहां पे हम लोग को एक ग्राफ भी याद रखना है, इस तरीके से आपको बनाना है। देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या बता रहा है कि हम लोग स्फीयर के अंदर में है। ये लाइन सेंटर से पास कर रहा है, ये सरफेस से पास कर रहा है, मतलब ये अंदर का केस हो गया। एंड इसके इधर आ गए तो बाहर का केस हो गया। तो ग्राफ कैसे बनाना, देखिए अगर अंदर में तो अंदर वाला फॉर्मूला, यानी इसके लिए हमको देखिए स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस पे पावर 1 है तो इस पे पावर 1 है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो हमने बोला कि अगर दोनों पावर 1 है तो हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से। एंड बाहर में 1/r² का रिलेशन है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ग्राफ आपको याद रखना, ये टच नहीं करना चाहिए इधर, ऐसा नहीं कि जाके टच करा देंगे, टच नहीं कराना है, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। एंड ये क्या है, स्मॉल आर बराबर हो जाए जब कैपिटल आर के, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो वैल्यू हो रहा है वो हो रहा है के क्यू बटे बड़ा आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, हमने वाई एक्सिस पे बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक्स एक्सिस पे बनाया है छोटा आर। चलिए छापिए, छापिए क्या, छाप लिया। चलो मिटाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला पे करते हैं काम। देखिए नेक्स्ट अपना एक और फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट मतलब क्या है, इस बार अपने पास एक 2D ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा, इस तरीके से हो सकता है आपके घर का दीवार समझ लो, आप जो समझ लो।
प्लस प्लस तो बहुत सारा मारा हुआ है। ये इस तरीके से, एंड इस पे जो चार्ज है वो कितना है, सिग्मा है। सिग्मा क्या है, एक एरिया का चार्ज है, यूनिट एरिया का चार्ज है। तो इसको आपको याद रखना, सिग्मा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया आपका सिग्मा दिया हुआ है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद रखना, किसी भी जगह पे आप निकालना पड़े इसके लिए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आपको दिया रहेगा, एप्सिलॉन नॉट आप याद रख लो। ऐसे तो फॉर्मूला आप जानते ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 10 पे पावर 9। इससे सॉल्व करके एप्सिलॉन नॉट आप निकाल लीजिएगा, आ जाएगा 8.85 10 टू द पावर -12। याद रहेगा बात, डालते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम लोगों ने पूरा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तक का बात कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक अपने अगले लेक्चर में फ्लक्स के बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में, डाइपोल के बारे में। उसको पढ़ेंगे, फिनिश करेंगे और चैप्टर को टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। जुड़े रहिए तब तक अपने फेवरेट चैनल होम एडुकेटर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।